बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान मॉर्निंग में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूँ इशाल अदनान। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं और सबसे पहले आज आपके साथ एक दिलचस्प खबर जो है वो शेयर करते हैं। ज़्यादातर लोग ये बात जो इस पर यकीन नहीं करेंगे क्योंकि सोने के जेवरात अब ATM मशीन के ज़रिए फ़रोख्त किए जा सकते हैं। आप सब भी सोच रहे होंगे और मैं भी ये सोच रही थी कि ये किस तरह से मुमकिन हुआ कि ATM मशीन जिसके अंदर आप कार्ड डालते हैं और कैश निकालते हैं या फिर आप कुछ अपनी ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं, बिल पे कर सकते हैं, वहाँ पर आप सोने को किस तरह से ATM मशीन के अंदर डालेंगे और फिर आपकी रकम आपको मौसूल हो जाएगी। तो चीन के शहर शंघाई के एक मॉल में जनाब इस नाकाबिले यकीन बात को हकीकत में बदल दिया गया है और एक ऐसी ATM मशीन मुतारिफ कराई गई है जो बगैर किसी कागजी कार्रवाई के सार्फिन को सिर्फ 30 मिनट के अंदर सोने के जेवरात बेचने और उसकी कीमत वसूल करने की सहूलत फराहम करती है। अच्छा जनाब, तो ये होता पता है किस तरह से? ये स्मार्ट गोल्ड ATM मशीन है जिसको चीन के किंग हुड ग्रुप ने सोने की अशिया के मुकम्मल तज्जिए के बाद उन्हें पिघलाकर उनकी मुनासिब कीमत लगाने और फिर यही नहीं उसकी रकम बराह रास्त सोने की अशिया बेचने वाला जो कस्टमर होगा, क्लाइंट होगा, उसके अकाउंट में रकम को मुंतकिल करने का एक सहूलत फ्राहम की है। जब हम लोग छोटे थे या अब भी इवन हम देखें अपने पाकिस्तान के अंदर, तो सोने को बेचना और फिर सोना ख़रीदना एक मुश्किल टास्क है। जब आप बेचने जाते हैं तो हमारे यहाँ तो जो गोल्ड ख़रीदने वाले लोग हैं, सुनियार की दुकानें हैं, वो क्या करते हैं, वो पहले तो आपको कहते हैं कि जी अब तो ये आधी कीमत पर जाएगा, फिर इसके ऊपर पॉलिश हुई हुई है, मेकिंग चार्जेस कटेंगे, उसके बाद जाकर वो आपको जो थोड़ी बहुत रकम है आपकी गोल्ड की मद में देता है। लेकिन ATM मशीन ऐसा बिल्कुल नहीं करेगी। ATM मशीन आपके गोल्ड को पिघलाएगी और पिघलाने के बाद वो आपकी जो रकम बनती है वो आपको देगी। लेकिन इस ATM मशीन में 50% जो गोल्ड होगा सिर्फ वही एक्सेप्ट किया जाएगा, जो खालिस 50% सोना होगा। अगर इसमें बहुत ज़्यादा मिलावट है, 50% से ज़्यादा अगर वो खालिस नहीं है, मिलावट उसके अंदर हुई भी है, तो वो किसी सूरत एक्सेप्ट नहीं करेगी। इतनी समझदार ATM मशीन। आप सब भी सोच रहे होंगे कि इस ATM मशीन से फ़ायदा उठाया जाए। तो जनाब शंघाई के अवाम जो है वो भी इसके मुंतज़िर है। सब जो शंघाई के लोग हैं वो इस तरफ मुतवज्जो हो चुके हैं और अब आलमी मार्केट में जैसी सोने की कीमत में इजाफा हुआ है उसके बाद सारिफीन अपने जेवरात ATM मशीन के ज़रिए बेचने के लिए तैयार हो चुके हैं। आपके पास अगर गोल्ड मौजूद है तो आप भी इस ATM मशीन का फ़ायदा उठा सकते हैं अगर पाकिस्तान में ये अवेलेबल हुई, क्योंकि पाकिस्तान में तो अभी अवेलेबल नहीं है। तो आपको सुनियार या सोने की दुकानों से जो बेचने वाले बैठे हुए उनसे रब्ता करना पड़ेगा और फिर वही आपके साथ भाव ताव करेंगे और उसी तरह से आपको बहुत ही कम कीमत आपके गोल्ड की दी जाएगी। ये एक दिलचस्प खबर थी जो हमने आपके साथ शेयर की। अब हम अपनी टॉप 5 स्टोरीज़ की जानिब आ जाते हैं और सबसे पहले आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे भारत से तिजारत जो है वो ख़त्म होने जा रही है। वहाँ का बॉर्डर, फ़ज़ाई हदूद बंद, पानी रोकना, ऐलान जंग तस्वुर किया जाएगा, ये कहा जा रहा है। कौमी सलामती कमेटी का इजलास जो हुआ है उसमें एलामिया ये जारी कर दिया गया है। अब किसी किस्म की रियायत भारत को भी नहीं दी जाएगी क्योंकि भारत की जानिब से हम देख रहे हैं जिस तरह की हरकत की जा रही हैं और जिस तरह की मनसूबाबंदी पाकिस्तान को आइसोलेट करने के लिए की जा रही है, उसके लिए कौमी सलामती कमेटी का इजलास बुलाया गया था जिसके अंदर ये एलामिया जारी कर दिया गया है। और आपको बताएं कि PSL 10 क्वेटा ग्लैडिएटर्स और कराची किंग्स आज लाहौर स्टेडियम में पंजा आजमाएंगे। भारत में एशिया कप, T20 वर्ल्ड कप और चैंपियंस ट्रॉफी का मुस्तकबिल क्या होगा, आज के प्रोग्राम में इस पर भी हम तफसील से बात करेंगे। और साथ ही साथ आपको बताएंगे कि पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज मलेरिया का आलमी दिन मनाया जा रहा है। तो हर साल दुनिया में 20 से 25 करोड़ लोग मलेरिया का शिकार हो जाते हैं और एक मच्छर से फैलने वाली ये बीमारी जिसको मलेरिया कहा जाता है, 20 से 25 करोड़ लोग किस तरह से इसका शिकार हो जाते हैं, किस तरह से इससे बचा जा सकता है, इस पर भी तफसील से बात। उसके बाद आपको बताएंगे कि हज़ारों पाकिस्तानी हाजियों के लिए नई आजमाइश है। प्राइवेट हज करने वालों का मसला कैसे हल होगा, सऊदी हुकूमत अब क्या करने जा रही है, नई पॉलिसीज़ मुरतब की जाएंगी, नए रूल्स जो है वो इसमें इंट्रोड्यूस करवाए जाएंगे। जो हज़ारों पाकिस्तानी हाजी हैं जो कि प्राइवेट तौर पर किसी ग्रुप के साथ हज के लिए नहीं जाते बल्कि प्राइवेट तौर पर अप्लाई करते हैं, उनको मुश्किलात दरपेश है, उनके लिए क्या नई पॉलिसीज़ मुरतब की जाएंगी, इस पर भी तफसील से करेंगे बात। और फिर आखिर में आपको बताएंगे कि पंजाब शदीद गर्मी की लपेट में है। दर्जा हरारत 43 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचने का इम्कान है। गर्मी की शिद्दत किस हद तक बढ़ेगी और इस बार गर्मी कितना दौरानिया रहेगा गर्मी का, इस पर भी तफसील से बात करेंगे।
लेकिन सबसे पहले हम अपने पहले टॉपिक की जानिब आ जाते हैं। सूरत हाल काफ़ी कशीदा हो चुकी है पाकिस्तान और भारत के दरमियान, जिसके बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदारत होने वाले कौमी सलामती कमेटी के इजलास में सिविल और अस्करी क़यादत शरीक हुई। इजलास में पहलगाम में जो भारत ने एक नया ड्रामा रचा है सिर्फ फाल्स फ्लैग ऑपरेशन करने के लिए, उसकी वजह से जो मुल्की दाखिली और खारजी सूरत हाल है वो काफ़ी गंभीर हो चुकी है। उसका जायज़ा लिया गया इस इजलास में और बहुत ही सख्त फैसले किए गए हैं और कहा गया है कि पहलगाम वाक़े को जवाज़ बनाकर भारत जो आबी जारहियत करना चाहता है, दीगर इकदाम जो कर रहा है वो उसे नहीं करने दिए जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान का जो सिंतास मुआहिदा है उसके साथ पाकिस्तान की 25 करोड़ अवाम के मफादात जुड़े हैं डायरेक्टली। तो इसलिए सिंतास मुआहिदे को इस तरह से मनसूख करना या मुस्तरद करने का जो ऐलान है भारत की जानिब से, इसको कंडेम करते हैं, इसको बिल्कुल मुस्तरद करते हैं और हम इसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं हैं। इस तरह के दीगर जो तमाम इकदाम भारत की जानिब से किए जा रहे हैं कौमी सलामती इजलास में, उसका भी जवाब देने का भरपूर एक सोच लिया गया है, इकदाम कर लिए गए हैं। इसके ऊपर हम बात करें, कर्नल रिटायर्ड असद महमूद साहब दिफाई तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। वेलकम टू शो कहेंगे आपको कर्नल साहब। कर्नल साहब, ये जो तमाम तर सूरत हाल इस वक्त हम देख रहे हैं, पाकिस्तान जो है वो ऑलरेडी भारत उसको आइसोलेट करने की काफ़ी कोशिशें कर चुका है और यही नहीं, वो पाकिस्तान के अंदर अपनी टीमें भेजने का मामला हो या पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के वाक़यात हों, पाकिस्तान हमेशा बड़ी खुशअस्लूबी से तमाम मामलात को देखता आया है और इस बार भी, इससे पहले भी भारत का वतीरा रहा है कि भारत के अंदर भी कुछ भी हो जाए उसका इल्ज़ाम पाकिस्तान के ऊपर आता है। इस बार पहलगाम का वाक़या आपके सामने है, इसका इल्ज़ाम पाकिस्तान के ऊपर रखा जाना बगैर किसी तहकीकात के, बगैर किसी इंक्वायरी के, क्या ये दुरुस्त तरीका है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल मैं आपसे मुत्तफिक हूँ। मतलब वो जिसको नॉर्मली ना आज का जैसे दुनिया में चल रहा है कि कोई अगर मुल्क थोड़ा सा बेहतर हो जाए, फाइनेंशियली कह लें, मिलिटरीली कह लें, तो फिर होता है जी कि वो उनका एक ही फार्मूला है जी कि माइट इज़ राइट बेसिकली। और इंडिया भी ना, इसने जो आप कहें कि जो इनका रवैया इस वक्त आपको नज़र आता है या पिछले कई दहाइयों से, वो एक ही चीज़ है। जैसे अमेरिका का एक एटीट्यूड आप देखते हैं ओवरऑल पूरी दुनिया के अंदर, देन फॉलोड बाय इज़राइल। तो ऐसा लगता है कि अमेरिका, इज़राइल एंड इंडिया ऑलमोस्ट इनकी जैसे एक तरह का सिलसिला है कि कोई चीज़ होती है या कोई उनके खिलाफ होता है या वो समझते हैं जी कि नहीं हमारे लिए ठीक नहीं है, तो उसके ऊपर एक लिहाज से चढ़ाई कर दौड़ो। एंड अनफॉर्चुनेटली इंडिया भी इसी जोम का शिकार है। और उसी चीज़ के अंदर मैं ये भी ज़रूर कहूँगा आपसे कि अब से एक तो ये हुकूमत चल रही है, इससे पहले की जो कई हुकूमतें गुजरी, तो उनका भी एटीट्यूड ना टुवर्ड्स इंडिया बड़ा ही माजरत खाना मैं आपसे कहूँगा कि रहा है। तो होता क्या रहा है कि एक दफ़ा, दो दफ़ा, तीन दफ़ा, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि जी वो अगर अव्वल तो उन्होंने टीम भेजनी नहीं होती थी। अगर टीम उन्होंने फ़र्ज़ करें भेजनी होती थी, तो से जी कि नहीं हमारी सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट आएँगे, दे आर गोइंग टू चेक ईच एंड एवरीथिंग। सो आई वुड से कि वो जिसको कहते हैं कि इंडिया का हौसला एक लिहाज से बढ़ता रहा। अच्छा, फिर उसी के साथ देखें कि वो दरिया जो पाकिस्तान की तरफ वेस्टर्न जो रिवर से जो पाकिस्तान का हिस्सा आते थे, सिंध की मैं बात कर रहा हूँ, फिर चेनाब की मैं बात करूँगा, था चेनाब के ऊपर एक छोड़ उसने कई डैम बना दिए। दुरुस्त। नो बट देखें कि बिल्कुल चनाब क्लियर था पहले जो खुश्क हो कि चुका वर्ल्ड है, चनाब में तो इस वक्त पानी नजर ही नहीं आता है और चनाब जी के इर्द बिल्कुल गिर्द ऐसा ही हमारा है ना। चनाब सबसे ज्यादा सैराब करता है फसलों को। आई डू एग्री विद यू। और उसका मैं समझता हूँ कि जो डिस्क्रेडिट है ये बिल्कुल पाकिस्तान की पिछली हुकूमतें जो हैं ये उनको जाते हैं। वाई? बिकॉज इनका एक अपोलोजेटिक माजरत खाना रवैया, एक होता है दबे हुए बयानात एक लिहाज से देना। मतलब आप ये सोचें कि पिछले 20-25 सालों के अंदर इंडिया ने जो दहशतगर्दी पाकिस्तान के अंदर फैलाई, बाकी तो बाद में बात कर लेंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि इस 25 सालों से हम क्या करते रहे? हम दुरुस्त। वो छोटे-छोटे डोज़ियर बनाते रहे कि जी नहीं ये आप P5 को दे दो, ये आप सिक्योरिटी काउंसिल में तो भिजवा दो, फिर ये जनरल असेंबली में दे कर्नल दो। साहब, इसकी वजूहात आप क्या समझते हैं? क्योंकि हम भी न्यूक्लियर पावर मुल्क हैं, ऐसा तो नहीं है कि हमारे पास एटमी ताकत मौजूद नहीं है, हम भी जवाब देना जानते हैं, लेकिन फिर इतना जिस तरह से आप भी कह रहे हैं माजरत ख्वाहाना रवैया इख्तियार करना, वो कुलभूषण यादव का मामला हो, पुलवामा हमला हो, या फिर इस तरह से अभिनंदन का मामला हो, या फिर हम देख रहे हैं जो एक्सप्रेस पे हुआ था हमारा मामला हुआ, ट्रेन का वाक़या जो
हुआ, इस तरह के वाक़यात बहुत सारे। हम अगर शवाहिद की बात है, सबूतों की बात है, तो पाकिस्तान के पास बहुत सारे सबूत मौजूद थे। फिर इसके बावजूद किसी ऐसे फोरम पर भारत को बेनकाब किया जाना, भारत को शट अप कॉल दिए जाना कि भारत अपनी हरकत को महदूद करे और अपने इस तरह के जो तकरीब काराना रवैया है उसको रोके। क्या हम इंतज़ार कर रहे हैं किसी ऐसे वक्त का कि भारत जो है वो कुछ ऐसा अनोखा कर दे पाकिस्तान के साथ और फिर पाकिस्तान जो है वो उसका जवाब देगा? अच्छा, मैं एक आपसे अर्ज करूं, अगर आप इवन मैं समझता हूँ कि किसी की पर्सनल लाइफ को भी आप देखें और आप इर्द गिर्द के लोगों पे नजर दौड़ाएं, तो जिनका ना एटीट्यूड बड़ा सॉफ्ट किस्म का होता है, बड़ा वो डिसेंट तरीके से मिलते हैं, तो ऐसा लगता है कि हर शख्स उनको दबाने की कोशिश करता है। मैं आपसे ये जरूर कहूंगा कि जब हमारा रवैया, जिसको कहते हैं ना एक डिफेंसिव एटीट्यूड के साथ हम रहेंगे, तो बिल्कुल ऐसा ही होगा और ऐसा ही होता रहा। अनफॉर्चुनेटली हमारे फॉरेन ऑफिस को, हमारी फॉरेन हुँ, मिनिस्ट्री को जिस तरीके से पिछली हुकूमतों में जो उनको रोल प्ले करना चाहिए था, वो बिल्कुल उस तरीके से एक लिहाज से उन्होंने नहीं किया। मैं एक छोटी-सी बात अर्ज़ करूँ आपसे। अभी देखें ना, पिछले दिनों चैंपियंस ट्रॉफी हुई, इंडिया ने कहा जी नहीं, हम पाकिस्तान एक लिहाज से नहीं आते। मैं ये दुरुस्त। फ़ील करता हूँ कि नाउ वी शुड से, बिकॉज़ खबरें चल रही हैं कि इंडिया या उनका जो बोर्ड ऑफ बीसीसीआई है, वो लिखने लगा आईसीसी को जी कि पाकिस्तान के साथ आइंदा आप हमें ग्रुप मैच में ना डालें। नो, आई हुँ, वुड सिंपली से कि अगर पाकिस्तान इंडिया के साथ क्रिकेट नहीं खेलेगा तो कौन-सी क़यामत टूट पड़ेगी। नो, वी शुड दुरुस्त। बी द फर्स्ट वन जिसको कहते हैं कि हमें ये एक्शन करना चाहिए कि नहीं, हम किसी तरह की, भई वो आपके लोग शहीद कर रहा है, दहशतगर्दी कर रहा है, आप ही कर रहा है, आपके मुल्क के अंदर दहशतगर्द जो ग्रोह हैं उनको आगे एक लिहाज से लेकर आ रहा है, उनकी फंडिंग कर रहा है, उनको ट्रेन कर रहा है, उनकी प्लानिंग कर रहा है, ये सारा कुछ कर रहा है। एंड वी से जी हुँ, कि नहीं, हम मरे जा रहे हैं कि नहीं, हमने तुमके साथ क्रिकेट के लिए हमें उनके तो वीज़े चाहिए। फॉरगेट अबाउट दीज़ थिंग्स, व्हाई इट इज़ सो, बिकॉज़ जब तक ये इस तरह का आपका एटीट्यूड नहीं होगा, एक मैं समझता हूँ कि एक 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 जिसमें आप पहल करते दुरुस्त। हैं किसी चीज़ के अंदर, तो सडनली इसी तरह की चीज़ें सामने आएँगी ना। तो कर्नल अब साहब, अब नो, जो आई वुड से कौमी सलामती का इजलास मुनक्किद हुआ और इस इजलास के अंदर सिविल अस्करी क़यादत ने भी शिरकत की है, इस इजलास का जो एलामिया है, क्या आप उससे मुत्तफ़िक हैं? आप समझते हैं कि यही एलामिया और यही हमारा पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए और अब इसी तरह से एक्शन लेना चाहिए, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि कहा जा रहा है कि इस्लामाबाद में जो मौजूद भारतीय दिफाई और बहरी और फ़िज़ाई मुशीरान हैं, उनको नापसंद करार दिया जा रहा है, उनको भी पाकिस्तान छोड़ने का कहा गया है, उनके वीज़े मनसूख करने का कहा जा रहा है और इस तरह से सिफारती ताल्लुकात ख़त्म किए जाना, और फिर ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की मिल्कियत है ये पानी का बहाव और इसके ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा, पाकिस्तान इसके लिए जंग लड़ेगा। आप समझते हैं कि ये काफ़ी होगा पाकिस्तान के अंदर कौमी सलामती का इजलास बुला लेना, उसके अंदर ये एलामिया जारी कर दिया जाना? आई बिलीव अंडर द सर्कमस्टांसेस, मेरा ख्याल है कि ये बहुत बेहतर एक लिहाज से ये बयानिया देखा आपने। और वाई जिस तरीके का आपने एटीट्यूड इंडिया का देखा, उनका फॉरेन सेक्रेटरी को आके अनाउंस करते हुए देखा जी हमने ये फैसले किए हैं, तो हुँ, आपने उससे एक स्टेज आके करके मैं समझता हूँ कि बड़े बेहतर फैसले किए और आपने बड़ा एक क्लियर मैसेज दिया इंडिया को कि अगर पानी की आप बात करते हैं, अपर रेपराइन से नीचे की तरफ आते हैं, उसको रोक नहीं सकते आप। जो आपका हुँ, मुआहदा है, जिसका वर्ल्ड बैंक जो है वो ज़ामन आता है, वो किसी सूरत के अंदर भी हम उसके ऊपर कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं है और अगर आप ऐसा करते हैं, तो वी विल टेक इट एज़ एक्ट ऑफ वॉर। नो, दैट इज़ समथिंग वेरी इंपोर्टेंट। जब एक्ट दुरुस्त। ऑफ वॉर की आप बात करते हैं, सो दैट मीन कि अब इसके बाद यानी एक्ट ऑफ वॉर का अगर देखा जाए, वो तो इंडिया ऑलरेडी इनिशिएट कर चुका है कि हेल्टन अबेस के हुँ, अंदर डाला है। पता ये भी चला है कि उसने कुछ पानी को रोकने की भी कोशिश की है। नाउ हियर आई वुड से कि हमारी हुकूमत को बड़ा एक्टिवली इसके आगे एक लिहाज से जाने की ज़रूरत है। व्हाई इट इज़ सो, बिकॉज़ अगर आप ये सारा कुछ करते हैं तो यू गॉट द वेज़ एंड मीन्स। हुँ, आपका आफ्टर ऑल कहीं तो दुनिया के साथ कोई ताल्लुक है, अच्छा ना हो तो चाइना के साथ ताल्लुक है ना। अगर दुरुस्त। ये सारा कुछ इंडिया इस तरीके से करता है, पानी आपका रोकने की कोशिश करता है, तो क्यों भई हमें किसी ने मना किया कि हम चाइना के साथ करें ना कोऑर्डिनेट? हुँ। ब्रह्मपुत्र जहाँ जो जो कि सही मानों में पानी जाता है इंडिया की तरफ, उसको क्यों हम एक लिहाज से डिस्टर्ब नहीं कर सकते? देयर आर सो मेनी थिंग्स एक्चुअली अपने मैं समझता सिफारती हूँ कि ये ताल्लुकात की जा दीगर सकती। ममालिक के साथ बेहतर करने की बहुत अशद ज़रूरत है पाकिस्तान को इस वक्त करना सब। और जिस तरह से आपने चाइना की बात की, चाइना पाकिस्तान का एक हिमायती मुल्क है और बहुत ज़्यादा सिफारती ताल्लुकात भी बेहतर हैं हमारे चाइना के साथ। आपने बिल्कुल दुरुस्त बात की कि चाइना को इसके लिए एग्री किया जा सकता है, क्योंकि पहले भी हम देखें तो पाकिस्तान और भारत और चाइना की टसलबाजी तो है, हम उससे फ़ायदा इस वक्त उठा सकते हैं, चाइना भी इससे फ़ायदा भरपूर उठा सकता है, क्योंकि पाकिस्तान अब इस नौबत पर पहुँच चुका है कि डू एंड डाई
खटाई की सिचुएशन में है, क्योंकि पाकिस्तान ने तो ये भी कह दिया कि भारत के साथ जो शिमला मुआहिदा है उस समय जो तमाम दो तरफा मुआहिदे हैं उनको भी मुअत्तल किया जाएगा। तो क्या समझते हैं इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होने जा रहे हैं अगर ये तमाम मुआहिदे मैं दोनों एक तरफ से अगर मुअत्तल किए जाते हैं तो? मैं आपसे एक कहूँ कि एक तो नरेंद्र मोदी की बात करें या बीजेपी की बात करें, स्पेशली अगर मैं बीजेपी की बात करता हूँ, तो आप ये देखिएगा कि इंडियन मेंटलिटी के साथ, हिंदुत्व की मेंटलिटी के साथ एक लिहाज से चल रहे हैं कि नहीं, किसी सूरत के अंदर भी, क्योंकि बाकी जो उनके पास पड़ोस के ममालिक हैं उनको तो एक लिहाज से दबा के रख लिया उन्होंने कि ये कुछ दुरुस्त। उन्होंने बात करना है। अच्छा, इस 2025 के अंदर आरएसएस को बने हुए भी एग्जैक्टली 100 इयर्स हो गए हैं। 2025 की मैं बात करूं, 1925 में बनी थी। अच्छा, उसको भी थोड़ा सा आप लिंक करें। अच्छा, ये पहलगाम की भी मैं आपसे जरूर बात करना चाहूंगा। आप सिर्फ इतना देखें, ये 3 बजे ये इंसिडेंट होता है, 3:05 पे आप समझते हैं जी कि वहां पे एक लिहाज से प्रोपेगेशन शुरू हो जाती है। बीजेपी का स्पोक पर्सन है, वो आ जाता है कि जी ये सारे का सारा किया है, ये पाकिस्तान ने एक लिहाज से किया है। और वहां की जो पुलिस है वो इस वक्त अनाउंस करती कि जी हमें उन लोगों को ढूँढने में हेल्प आउट करें, हाँ, उसके लिए नाम उन्होंने मुकर्रर किया है। मतलब डुप्लिसिटी आप देखें, और उसी शाम मतलब ये इनकी कैबिनेट कमेटी फॉर सिक्योरिटी बैठती है और ये दुरुस्त। सारी की सारी एक क्लासी चीज़ें सामने आती हैं। और मैं ये कर्नल साहब, ज़रूर ये समझता लगता हूँ नहीं है कि कि हम जैसे ये सिर्फ जो स्क्रीन पर नजर आती हमें मूवीज हैं इंडिया की, ये वो नहीं है? लगता है ऐसे किसी डायरेक्टर ने पूरा प्री प्लान इसको पिक्चर को डिजाइन किया है और फिर इसके बाद शूटिंग स्टार्ट हुई है और फिर जो है वो हम वही एक्शन देखते हैं कि वो हुआ, और उसको जिस तरह से एक कहानी पूरी गढ़ी जाती है, एक पूरी मूवी पिक्चराइज की जाती है, ये तो पूरा एक ड्रामा, एक पूरी मूवी बनाई गई है। इसके पीछे कोई डायरेक्टर, कोई हिदायतकार लगता है कि बड़ा काबिल बंदा बिठाया हुआ है उन्होंने, जो कि झूठ भी बड़ी सफाई से नहीं बोल पाया है। और जिस तरह आप पहलगाम वाक़े की बात कर रहे हैं, वो लाइन ऑफ कंट्रोल का इलाका है, 400 मीटर पर लाइन ऑफ कंट्रोल है। वहाँ पर इस तरह का वाक़या पेश आना, डेड बॉडीज़ का ना दिखाया जाना, लवाहिकीन का ना दिखाया जाना, और अब एक और कपल भी है जो सामने आ रहा है, मियाँ बीवी, और वो कह रहे हैं कि हमें एयरफोर्स के अफसरान बताया जा रहा है, जबकि हम तो एक नॉर्मल फैमिली है, हमारी पिक्चर्स ऐसे ही जो है वो लीक की जा रही है और कहा जा रहा है कि ये भी इसमें मारे गए हैं। तो इस तरह के वाक़यात तो भरे पड़े जो इंडिया करता है, तो इंडिया को कोई, भारत को कोई इसका जवाब देने वाला क्यों नहीं है? इस तरह के मामलात के ऊपर आप किसी भी दूसरे मुल्क के ऊपर इल्ज़ाम तराशी करते हैं, नहीं समझते कि इसका जवाब कुछ और होना चाहिए था इंटरनेशनल फोरम के ऊपर? मैं एक आपसे अर्ज करूंगा, ये दुनिया ना वाकई ऐसा ही है कि बेसिकली माइट इज राइट, और आपको अपना दिफा खुद करना पड़ता है। सपोज इफ यू लुक टुवर्ड्स समबडी एल्स, तो प्लीज नोबडी इज गोइंग टू हेल्प आउट दैट पाकिस्तान। ये सारा कुछ हमें खुद करना है। इसकी जो क्रूड एग्जांपल मैं दूंगा, वो मैं आपको दूंगा यूक्रेन से। यूक्रेन को कहा गया कि जब उसके पास एटमी हथियार थे कि नहीं नहीं, आप इसकी कोई जरूरत नहीं, नेटो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, यूरोप और अमेरिका आपकी जिम्मेदारी लेते हैं आपकी सलामती की, क्योंकि हम एटमी हथियारों को नहीं देखना चाहते, हम इनको तल्फ करना चाहते हैं, आप हम पे करें। उन्होंने सिग्नेचर कर दिए, एंड सी व्हाट हैपेंड एक्चुअली यूक्रेन के साथ। मैं आज दुरुस्त। आपसे बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ कहता हूँ, यूक्रेन के पास एटमी हथियार होते तो डू यू रियली बिलीव कि रशिया उसका ये हाल करता? हालांकि बिल्कुल आई नहीं, नो बिल्कुल नहीं। द जोकर सिटिंग बेसिकली इन यूक्रेन, वो भी एवरीबॉडी इज नोन कि जी ये किस तरीके से इसने अपने मुल्क का बेड़ा गर्क करवा दिया है। आप नो, बिल्कुल अब सही कह रहे हैं, यहाँ वही पर मैं स्ट्रेटजी आऊंगा। हमारे साथ भी इस्तेमाल की जा रही है। मैं आपको यहाँ पर काटूंगी क्योंकि सजाद मीर साहब, सीनियर सहाफ़ी भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उन्हें भी शामिल गुफ्तगू करना चाहूँगी। सजाद मीर साहब, इस तरह की सियासत भारत के अंदर शुरू से होती आई है, भारत इसके सियासी मफादात भी हासिल कर पाता है, और हम देख रहे हैं कि इसी वजह से हुकूमत मोदी सरकार की अभी तक चल रही है। लेकिन अगर ताल्लुकात की बात की जाए, नवाज शरीफ साहब के साथ बड़े गहरे उनके ताल्लुकात हैं, बड़े दरीना ताल्लुकात हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि जब नवाज शरीफ साहब के घर में शादी का मौका था तो मोदी साहब जो है वो फ़ज़ाई हदूद क्रॉस करते हुए पाकिस्तान के अंदर आए भी थे, फिर आमों की पेटियों का तोहफा दिया जाना, और इस तरह के बहुत सारे मौके और भी गुजरे हैं। अब उनके भाई की हुकूमत है, शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत है, मरियम नवाज साहिबा मौजूद है यहाँ पर। क्या समझते हैं कि ये ताल्लुकात अब किस नौयत के ताल्लुकात हो चुके हैं? क्या अब इस हुकूमत में इतना दम हम नहीं रहा, या ताल्लुकात उस नौबत के नहीं, नौयत के नहीं रहे हैं? देखें, ये अफराद की हुकूमत तो हुआ करती नहीं। जिस समझना के फलां के साथ पर्सनल ताल्लुकात हैं, ये तो स्टेट होता है। आप अगर कोई एक सियासी तौर पर कोई एक काम करना चाहते हैं तो वो दिखाया करते हैं, जो पाने में दिखाया था। लेकिन मोदी बुनियादी एक मिजाज है, और जिस तरीके से वो बिहेव करते हैं, वो हमारे यहाँ कुछ पहले हिटलर और आज के जमाने में ट्रम्प के
और नेतन्याहू के किरदार से मिलता जुलता है। ऐसे वो हाल नहीं सकते कि अफरादी ताल्लुकात क्या होते हैं और रियासतों के अपने मामला क्या होते हैं। वो उनका मामला ये होता है कि वो एक बड़ा खेल खेलना चाहते और उस खेल से जो कुछ उनके मफादात होते हैं उनको आखिर चाहते हैं। इस पर मोदी के सामने फकत एक ही जो द्वार है, पहले दिन से पाकिस्तान को एक और इस नीचा दिखाने के शौक में वो मुख्तलिफ इक़दाम करता रहता है, पिटता भी रहता है और तारीख में ऐसा भी वाक़यात आते रहते हैं कि उसका नाम नेगेटिव, और उसने हमला भी किया पाकिस्तान पे और वो भी खाई और वो भी खाई के दुनिया ने उसका पाया, लेकिन वो बाज नहीं आता। इस वक्त उस वक्त अमेरिका के साथ तो मीर साहब बात है कि पहले भी नून लीग की हुकूमत रही, उस वक्त भी भारत का रवैया इस तरह का होता रहा, फिर पीटीआई की हुकूमत आई, तब भी हमने देखा कि पुलवामा वाक़या पेश आया, इस तरह का जाफर एक्सप्रेस का वाक़या पेश आया। आप नहीं समझते कि हुकूमत पाकिस्तान को भी कोई अपना ट्रांसफर करने की ज़रूरत है, कोई जवाब देने की ज़रूरत है? इसी तरह के वाक़यात तो फिर भारत जो वो करता चला आएगा। क्या हमें हमेशा माज़त ख़वाहाना रवैया ही इख्तियार करने की ज़रूरत है? हमें इसी तरह से हंदा पेशानी से ही पेश आना होगा? क्या हमें जवाब नहीं देना पड़ेगा? क्योंकि इसको हमारी कमजोरी समझा जा रहा है, इसको हमारी अच्छाई नहीं समझा जा रहा। हमने देखा अभिनंदन को वापस भेजा, जबकि हमारे पास एक बहुत बड़ा सबूत मौजूद था, कुलभूषण यादव की सूरत में मौजूद था। लेकिन तमाम हुकूमतें, वो पीटीआई की हो, नून लीग की हो, कोई भी हुकूमत आती है वो हम देखते हैं कि बहुत ही सॉफ्ट कॉर्नर दिखाते हैं भारत के इस तरह के मामलात पर। नहीं समझते आपको सख्त रवैया इख्तियार करने की ज़रूरत थी और अब कितनी अशद ज़रूरत है? क्या रवैया अब इख्तियार करना चाहिए, क्या ट्रांस होना चाहिए हुकूमत पाकिस्तान का? देखिए, वो बात करके हो, पीटीआई की हो, लीग की हो, भारत का रवैया यही रहता है। ये जो पायलट का वाकया हुआ था, ये पीटीआई की हुकूमत में हुआ था जी। दोनों फौजें तो थी, आंखों में आंखें डाल के खड़ी हुई थी। ये इस वक्त भी जब हुआ है तो उसके बाद से कोई ताल्लुक नहीं है कि हुकूमत नवाज शरीफ की है या किसी और की हुकूमत है। वो उन्होंने जो करना है वो करना है, वो अपने ही स्टांस पे कायम रहते हैं और उस पर डट के जाते हैं। यहाँ पाकिस्तान का जवाब, तो पाकिस्तान का जवाब जब सरकारी तौर पे आया है कौमी मीटिंग के बाद, तो मेरा ख्याल है वो मुनासिब तरीन जवाब है, जिसमें साफ कह दिया गया है कि आपने हमारे बंदे वापस भेजे, हम आपके बंदे भेज रहे हैं। आपने पाबंदियां तो हमने तो आप एयर स्पेस में बंदी लगा दी। तो अभी इनका जवाब पत्थर से दिया जाएगा। मीर साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। कर्नल साहब आपकी तरफ आऊँगी, आप समझते हैं कि जो जवाब इस वक्त दिया जा रहा है पाकिस्तान की जानिब से भारत को, ये काफ़ी है और यही होना चाहिए? क्योंकि अगर भारत की तरफ से ये हटदर्मी कायम रही और भारत बाज नहीं आता तो फिर पाकिस्तान को क्या करना होगा? देखिए, एक तो मैं आपसे अर्ज करूं कि एक तो जो आपने बिल्कुल ठीक लफ्ज इस्तेमाल किया, माजरत का हाना, हमें वी हैव टू गेट आउट ऑफ दिस वर्ड। ये हम जो है ना अपोलोजेटिक रवैया, इससे हमारी हुकूमत को, हमारे फॉरेन ऑफिस को, हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री को, दे हैव टू स्टे अवे एंड वी हैव टू बी वेरी प्रोएक्टिव। वी हैव टू बी, जिसको कहें कि बिल्कुल आप एक अमन पसंद मुल्क हैं, आप यू आर नॉट इंटरफेयरिंग इन एक्चुअली इंडियाज मैटर्स किसी सूरत के अंदर भी। और इवन सो मच सो आई कैन से कि जब ये सारा कुछ हुआ, पहलगाम की अगर हम बात करते हैं तो उसके अंदर तो अभी किसी को पता ही नहीं है, एंड सी व्हाट एक्शन दे आर टेकिंग। नो, आई वुड से देखिए ना, उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। मैंने आरएसएस को कहा 100 साल उनके पूरे हो गए। दूसरी चीज मैं आपसे बताऊं, इंडिया को या मोदी को बड़ी प्रॉब्लम है। मोदी इज एक्चुअली, उसकी जो ओवरऑल पॉपुलैरिटी ग्राफ है, इट वाज गोइंग डाउन। उन्होंने कुछ ना कुछ तो करना, तो नेचुरली उन्होंने कहा जी पाकिस्तान को ले लेते हैं। वो उसी गलतफहमी के अंदर थे कि पिछली जैसी हुकूमतें बिहेव करती थी, ये भी उन्होंने कुछ कहना सुनना है तो साइड पर हो जाएंगे। दे बी वेरी क्लियर। अब तो पहली बात तो ये देखें ना, इंडियन एयरलाइन के जो जहाज हैं या इंडियन ऑपरेटेड एयरलाइंस जो हैं, वो तो चलेंगी ना, कुछ 2 से 3 घंटे का जो है वो डिटूर करके जाएंगी। ये वेरी सून दे विल रियलाइज कि एक्चुअली उन्होंने एक्शन किया क्या है। दूसरी मैं आपसे बताऊं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। बहुत शुक्रिया। कर्नल रिटायर्ड असद महमूद साहब हमारे साथ मौजूद थे, सजाद मीर साहब काफ़ी भी हमारे साथ मौजूद थे। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। और पाकिस्तान ने इस वक्त जो मौक़िफ़ इख्तियार किया है बिल्कुल दुरुस्त है। दोनों मेहमानों का भी यही कहना है कि अब भारत को जवाब देने का वक्त आ गया है। अगर अभी भी पाकिस्तान खामोश रहा तो भारत अपने इस तरह के ओछे हथकंडों से बाज नहीं आएगा। इसके बाद हम यहाँ पर ब्रेक शामिल करेंगे और जब ब्रेक से वापस आएंगे तो आपको बताएंगे कि पहलगाम वाक़े को
जवाब बनाकर अब भारत एशिया कप 2025 और T20 वर्ल्ड कप 2026 भी पाकिस्तान के साथ खेलने से इनकारी है। इसकी वजूहात पर भी बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद आप हमारे साथ ही रहिएगा। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। और नाज़रीन, हम बात कर रहे थे ब्रेक पर जाने से पहले पहलगाम वाक़े की, जिसका इस वक्त जवाब बनाकर पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी कार्रवाइयाँ भारत की जानिब से की जा रही हैं और भारत का ये सिलसिला जो ये थमने वाला नहीं है। पहलगाम वाक़े को ही जवाब बनाकर एशिया कप 2025 हो, यहाँ पे T20 वर्ल्ड कप 2026 हो, चैम्पियंस ट्रॉफी 2029 हो, इस जैसे दीगर मेगा इवेंट्स जो हैं वो भी भारत की मेज़बानी खतरे में पड़ने का इम्कान नजर आता है उसमें। और दूसरी जानिब भारत ने इस वाक़े को जवाब बनाते हुए रिवायती दुश्मनी का मुजाहरा करते हुए बगैर तहकीक इसका इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाया। और फिर भारतीय क्रिकेट बोर्ड BCCI ने हुकूमती दबाव पर पाकिस्तान से किसी भी किस्म के क्रिकेट खेलने से इनकार कर दी है। और यही नहीं है जनाब, बल्कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड BCCI ने इस दबाव के बायस, जो कि नायब सदर राजीव शुक्ला हैं, वो ये कहते हैं कि क्रिकेट जो है वो हिंदुस्तान जो है पाकिस्तान के साथ नहीं खेलेगा। कोई भी बायलैटरल सीरीज़ जो है वो हमारी सरकार हमें पाकिस्तान के साथ खेलने की पहले भी इजाज़त नहीं देती है और अब भी हम पाकिस्तान के साथ नहीं खेलेंगे। और कोई भी बड़ा इवेंट हो वो पाकिस्तान के साथ नहीं खेला जाएगा। इस सब पर बात करने के लिए हमारे साथ ही मौजूद हैं सैयद मोहम्मद अवैस, साबिक क्रिकेटर हैं। वेलकम टू शो कहेंगे आपको अवैस भाई। अवैस भाई, ये जब सारी सूरत हाल है, आप क्या समझते हैं कि इस एक वाक़े को जवाब बनाकर, जिसकी अभी तक तहकीकात नहीं की गई हैं, जिसकी अभी तक इंक्वायरी नहीं की गई है, सबूत नहीं मिले हैं पाकिस्तान के अगेंस्ट कि पाकिस्तान इसमें मुलव्विस है किसी भी तौर पर, और इसको जवाब बनाकर ये कहा जाना, और हम ये देख रहे हैं कि BCCI के जो नायब सदर हैं राजीव शुक्ला, उनका बयान सामने आया है। वो कहते हैं कि अब पाकिस्तान के साथ बायलैटरल सीरीज़ नहीं खेली जाएंगी, इसकी हमारी सरकार हमें पहले भी इजाज़त नहीं देती है और अब भी हम नहीं खेलेंगे। और जिस तरह से ये इवेंट भी मुतासिर हो रहे हैं, आप समझते हैं कि पाकिस्तान का ये रवैया क्रिकेट को लेकर स्पेशली दुरुस्त है? देखिए, ये हमेशा से आपको पता है इंडिया की आदत रही है। चाहे आपको याद हो पाकिस्तान सुपर लीग का जब पहला एडिशन था UAE में जब खेला जाना था, तो उसके बाद आई गेस दूसरे एडिशन के अंदर जानबूझ के एक लेजेंड्स लीग के नाम से एक शोशा छोड़ा गया। वो दूसरे एंड पे खेली जा रही थी, वो बुरी तरीके से फ्लॉप हुई थी। फिर आपको याद हो आइसोलेशन वाला मामला था कि पाकिस्तान को हम आइसोलेटेड रखेंगे, पाकिस्तान के साथ क्रिकेट नहीं खेली जाएगी, पाकिस्तान को क्रिकेट हम नहीं देंगे। तो ये इंडिया का एक रद्द-ए-अमल चीज़ें जो सी हैं वो चलती हैं और इंडिया ने बहुत ज़्यादा इस मामले पे पाकिस्तान को हमेशा कोशिश की है कि उसको नुकसान, लेकिन कहा ना कि अल्लाह की ज़ात ने हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया। जिस तरीके से इस वक्त आप देखें 10वां एडिशन भी पाकिस्तान सुपर लीग का चल रहा है, चाहे हम चैंपियंस ट्रॉफी भी यहाँ पर हम लोगों ने ऑर्गेनाइज की, और सब कह रहे थे कि जब चैंपियंस ट्रॉफी वाला मामला था, जितना मजे का क्राउड, जितना मजे का रिस्पांस पाकिस्तान के अंदर आया वो हमें UAE में नहीं मिला। बेशक इंडिया वो चैंपियंस ट्रॉफी जरूर जीता, उससे पहले आपको याद हो जब एशिया कप का मामला था कि पाकिस्तान में हाउसफुल आपको एशिया कप मिला, एशिया कप के मैचेस यहाँ पर प्रॉपर मिल रहे थे, जानबूझ के उसको खराब किया गया। श्रीलंका लेके गए तो आपके सामने वहां पर सारा का सारा मजा किरकिरा हुआ था। लेकिन सबसे ज्यादा इस वक्त मैं कहता हूँ कि जो मामलात बयान, ये तो आपको पता है जानबूझ के बयानबाजी तो होती है वहां से कि ज्यादा अंडर प्रेशर लेके आए, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी क्रिकेट बहुत अच्छी जा रही है, उनके बगैर भी हम लोग बहुत अच्छा खेल रहे हैं, हमारी लीग यहाँ पर हो रही है। लेकिन सबसे ज्यादा प्रेशर इस वक्त ICC चेयरमैन पे होगा, क्योंकि आपको पता है जे शाह के वो साहबजादे भी हैं, और इस वक्त अगर हम बात करें अमित शाह के वो साहबजादे भी हैं, और इस वक्त अगर हम बात करें तो वो ICC के चेयरमैन भी हैं। उनके ऊपर सबसे ज्यादा प्रेशर होगा कि भाई आगे बड़े इवेंट्स आ रहे हैं, जो बयानात इस वक्त चल रहे हैं। पहले बयान चैंपियंस आया ट्रॉफी का मामला था अवैस भाई, आपने खुद कर दिया चैंपियंस ट्रॉफी का, तब भी जय शाह ही ICC के चेयरमैन थे, तब भी मामलात आपने देखे कि पाकिस्तान के हक में नहीं रहे हैं। हमने मुख्तलिफ वाक़यात देखे हैं, वो चाहे पाकिस्तान का एंथम चलाने का मामला हो, पाकिस्तान की वहाँ पर नुमाइंदगी ना दिखाने का मामला हो दुबई स्टेडियम के अंदर, इस तरह की साजिशें अगर आप देखें तो जय शाह के होते हुए ही सरजद हुई हैं। और अगर अब ये सीरीज़ को इनको देखा जाए, जिस तरह से बायलैटरल सीरीज़ वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ नहीं खेली जाएंगी, तो हम अगर पुरानी थोड़ी हिस्ट्री में चले जाएं तो भारत और पाकिस्तान का जो आखिरी बार बायलैटरल सीरीज़ हुई थी, दो तरफा जो मैचेस हुए थे, वो 2012 और 2013 के दरमियान हुए थे। उसके बाद से हम देख रहे हैं कि एक सर्द मोहरी दिखाई जा रही है। और फिर भारत ने आखिरी बार जो 2008 में एशिया कप पाकिस्तान का दौरा किया था एशिया कप खेलने के लिए, उसके बाद से हम देख रहे हैं कि भारत का रवैया पाकिस्तान के साथ बतदरीज ख़राब से ख़राब होता जा रहा है। वो इसको क्रिकेट को लेकर स्पेशली, बाकी टीमें आती हैं उनकी खेल कर जाती भी हैं, आप अभी हॉकी की बात कर रहे थे, इस तरह की बाकी टीमें तो आती हैं, ब्लाइंड टीम ने भी आना था जिसको अनफॉर्चुनेटली रोक दिया गया। अब आप समझते हैं कि सिर्फ बयानबाजी की हद तक रहेगा या फिर इसके ऊपर
अब भारत जो है वो सख्त रद्द-ए-अमल दे रहा है और इसके ऊपर वो कार्बन रहेगा, वो नहीं होने देगा ये सीरीज़ पाकिस्तान के साथ? देखिए, मैंने कहा ना कि अभी तो ऑब्वियसली बड़ा अर्ली ये बात करना, क्योंकि ये बयानबाजी की हद तक ही नॉर्मली होता है। कोशिश तो उनकी पूरी की जाती है कि प्रेशराइज़ करें। एक बड़े मज़े की चीज़ होती है जिस वक़्त आप इनकी किसी भी मोहम्मद अवैस से हम बात करने की कोशिश करेंगे। कुछ वजूहात की बिना पर उनकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रही थी। जी अवैस भाई। मोहम्मद अवैस से हम रब्ता करने की कोशिश करते हैं। नाज़रीन, आपको बताएं कि इस वक्त इंडिया का जो मौक़िफ़ है वो बड़ा वाज़ेह है। इंडिया ये कहता है कि पाकिस्तान के साथ हमारी सरकार हमें बायलैटरल सीरीज़ खेलने की इजाज़त नहीं देती, लिहाजा पाकिस्तान के साथ कोई भी सीरीज़ नहीं खेली जाएगी। एशिया कप 2025 हो, T20 वर्ल्ड कप 2026 हो या फिर चैम्पियंस ट्रॉफी 2029 जैसे मेगा इवेंट्स हो, भारत का ये कहना है कि वो पाकिस्तान के साथ नहीं खेलेंगे। दूसरी जानिब भारत ने वाक़े के बाद रिवायती दुश्मनी का मुजाहरा करते हुए बगैर तहकीक के इल्ज़ाम पर पाकिस्तान पर जो इल्ज़ाम लगाया है उसी को जवाज़ बनाते हुए ये कहा जा रहा है कि अब कोई भी किसी भी किस्म का जो मैच है वो पाकिस्तान के साथ नहीं खेला जाएगा। हम आ जाते हैं अपने मैच की तरफ, जो कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त खेला जा रहा है। हम देखें HBL पाकिस्तान सुपर लीग PSL 10 के 14वें मैच में पेशावर ज़ल्मी ने लाहौर कलंदर्स को 7 विकेटों से जनाब हरा दिया है और लाहौर कलंदर्स की जो टीम है पहले खेलते हुए 20वें ओवर में 129 रन बना पाई है। पेशावर ज़ल्मी ने बड़े ही अच्छे मार्जिन से ये मैच जीता है और पेशावर ज़ल्मी का जो मैच जीतना है उसमें सबसे जो ज़्यादा किरदार है बाबर आजम का समझा जा रहा है, जिन्होंने 56 रन के साथ जो नाकाबिले शिकस्त रहे हैं। उसके अलावा जी हुसैन तल्लत ने भी 51 रन की इनिंग्स खेली है। साइम अयूब अलबत्ता 2 रन पर ही ढेर हो गए हैं, लेकिन पेशावर ज़ल्मी की जो परफॉर्मेंस है वो कहते हैं ना बार बार बाबर आजम चल नहीं पा रहे, तो मैं डे फर्स्ट से ये कह रही हूँ कि बाबर आजम बतदरीज बेहतरी उनमें आ रही है, वो आप बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं। और जिस तरह से हमने देखा कि पहले मैच में उन्होंने 0 किया, दूसरे मैच में उन्होंने 1 रन बनाया, दूसरे में उन्होंने 2, तीसरे में 46 और फिर 56 रन उन्होंने हासिल कर लिए हैं। तो जनाब ये बतदरीज जो बेहतरी है बाबर आजम के जो शायकीन हैं, जो उनसे बड़ी मोहब्बत करते हैं, शायकीन क्रिकेट जो हैं वो काफ़ी पुरजोश नज़र आते हैं, क्योंकि कम बैक हो रहा है बाबर आजम का और बाबर आजम की वजह से ही पेशावर ज़ल्मी की जानिब से जो है वो ये मैच उन्होंने जीत से हमकनार करवाया है। बाबर आजम ही इस जीत की वजह है। उसके बाद जी अब हम बात कर लेते हैं PSL 10 के आज होने वाले मैच की, जो कि कोयटा ग्लैडिएटर्स और कराची किंग्स के दरमियान लाहौर स्टेडियम में खेला जाएगा। लाहौर स्टेडियम हमने कल भी देखा कि जो शायकीन क्रिकेट है उनकी बड़ी तादाद वहाँ पर मौजूद थी। बड़े अच्छे मैचेस जो है वो क्योंकि हो रहे हैं और काफ़ी टाइम के बाद हम देख रहे हैं कि लाहौर स्टेडियम जो है उसके अंदर शायकीन क्रिकेट की एक बड़ी तादाद, एक जमे गफ़ीर देखा गया शायकीन क्रिकेट का, जो कि उमट आए थे लाहौर स्टेडियम के अंदर। और लाहौरियों के दिल जो है वो क्रिकेट के साथ साथ धड़कते हैं और जब बाबर आजम के छक्के चौके लग रहे हैं और जब बाबर आजम परफॉर्म कर रहे हों तो यकीनी तौर पर शायकीन क्रिकेट का जो जोश और जज्बा होता है वो कुछ और लेवल पर होता है। और इसी तरह से जनाब बाबर आजम जो है उन्होंने सीज़न की 5th सेंचुरी बनाई है और 56 रन के साथ वो नाकाबिले शिकस्त रहे हैं। हम यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करते हैं, दीगर अहम इश्यूज़ अभी भी बाकी हैं, आप कहीं मत जाएगा, स्टे विद अस। पाकिस्तान में प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन। और आज का जो अभी हमारा टॉपिक है वो है मलेरिया, क्योंकि पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज मलेरिया का आलमी दिन मनाया जा रहा है। ये दिन मनाने का मकसद दुनिया में मलेरिया की रोकथाम, उस पर काबू पाने की मुसलसल सरमायाकारी और मुस्तकिल आज़म की ज़रूरत को उजागर करता है, ताकि आम आदमी की मलेरिया की बीमारी की उसे यकीनी तौर पर उसे इस बारे में आगाही हो कि किस तरीके से इससे तहफ़्फ़ुज़ जो है वो यकीनी बनाया जा सकता है। क्योंकि मलेरिया की बीमारी जो है उसकी आगाही हमारे यहाँ नहीं दी जाती है। ये एक मोहलिक बीमारी है जो इंसानों में मच्छरों के काटने की वजह से फैलती है और इसकी वजह से हर साल बड़ी तादाद में लोग जान से हाथ धो बैठते हैं। हर साल दुनिया में अगर हम अंदाज़ा लगाएं तो 20 से 25 करोड़ लोग मलेरिया का शिकार होते हैं। ये एक काबिले इलाज बीमारी होने के बावजूद पूरे कुरारज़ में लोगों पर असरअंदाज होती है, तबाहकुन असरात मुरतब करती है, लेकिन इसके बावजूद इसकी रोकथाम के लिए कोई यकीनी इकदाम नहीं किए जाते
जाते हैं, जिसकी वजह से 20-25 लाख लोग जो है वो मर जाते हैं सालाना तौर पर। इसके ऊपर बात करने के लिए डॉक्टर फैसल महमूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। वेलकम टू शो कहेंगे डॉक्टर फैसल महमूद साहब आपको, माहिर वबाई। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो इसकी वजूहात पर बात कर लेते हैं ना। मलेरिया, डेंगू, इस तरह का मच्छरों से काटने से जो बीमारियां फैलती हैं, हम देखते हैं कि हर साल इन की वजह से, इन मच्छरों की वजह से बहुत सारे लोगों की जानें चली जाती है। ये मलेरिया का जो मच्छर होता है, ये भी आम मच्छर की तरह होता है या फिर ये भी डेंगू की तरह कोई साफ पानी पर पलने वाला मच्छर है? किस तरह से इसकी हिफाजत यकीनी बनाई जा सकती है? हाँ, बिल्कुल। तो बताने का शुक्रिया। तो मलेरिया का जो मच्छर है वो जो डेंगू का वाला जो मच्छर है उससे मुख्तलिफ होता है। डेंगू का जो मच्छर है वो जैसे कि हम सबको पता है साफ पानी में होता है, घर में ज़्यादा होता है। ये वाला मच्छर थोड़ा सा मुख्तलिफ है। ये इसकी शक्ल भी अलग होती है। डेंगू के मच्छर के जो पैर होते हैं उसके ऊपर धारें बनी होती हैं। इस पे बिल्कुल वो होता नहीं है, और ये वाला जो है ये रात को ज़्यादा काटता है। ओके। तो डॉक्टर साहब, ये मच्छर दूसरे से मुख्तलिफ होता है, ऑब्वियसली पहचान तो उस वक्त नहीं पाता। मच्छर जब काट रहा होता है तो मच्छर को देख पाना या उसको पहचान पाना कि डेंगू है या मलेरिया है, ये तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर मच्छर ने आपको काट लिया है और आपको कैसे पता चलेगा कि आप मलेरिया का शिकार हो गए हैं और आपको फ़ौरन तिब्बी इमदाद की ज़रूरत है, आपको डॉक्टर से रुजू करने की ज़रूरत है? इसकी अलामात बिल्कुल क्या जी। होंगी? सो देखिए, हाँ, बिल्कुल। ऐसा है कि ऑब्वियसली हम सबको याद तो नहीं रहता कि मच्छर ने कब काटा है। मच्छर तो पूरे दिन ही काटता रहता है मेरे ख़्याल से पाकिस्तान में। मगर इम्पोर्टेंट बात ये है कि अगर आपको बुखार हो, तेज़ बुखार हो, सर्दी के साथ ख़ास तौर पे, और बुखार ऐसा जिसके साथ और कोई अलामात ना हो, जैसे कि नज़ला, खाँसी वगैरह कुछ भी ना हो, और अगर ये 2-3 दिन से ज़्यादा चल गया तो फिर आप बिल्कुल डॉक्टर से रुजू करें, ताकि वो टेस्ट करके देखें कि मलेरिया है कि नहीं। मलेरिया का टेस्ट करना निस्बतन आसान होता है, और इसकी तशख़ीस में ज़्यादा मुश्किल नहीं होती। अच्छा, इसका तरीका इलाज क्या घर पे मुमकिन है? जिस तरह से हम देखते थे कि डेंगू अगर किसी को हो जाता है तो फ़ौरन से पहले पपीते का जूस पिलाना शुरू कर दिया जाता था, पपीते के पत्तों का पानी पिलाना शुरू कर दिया जाता था, या गाजर का जूस, बहुत ज़्यादा पानी का इंटेक बढ़ा दिया जाता था। तो घर के अंदर क्या इलाज मुमकिन है या फिर हर सूरत में डॉक्टर से ही रुजू करना होगा? तो मलेरिया का इलाज एक्चुअली निस्बतन आसान है। इसकी दवाइयाँ होती हैं जो कि 3 दिन का कोर्स होता है ये। और इसके ये घरेलू जो हमारे टोटके होते हैं इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बल्कि बेहतर है कि इसका इलाज कर लें, क्योंकि अगर इसका इलाज ना किया जाए तो फिर ये ऑब्वियसली फैल के मोहलिक भी हो सकता है। अच्छा, इसकी वजूहात क्या है डॉक्टर साहब कि 20 से 25 करोड़ लोग मलेरिया का शिकार हो जाते हैं हर साल? इतनी बड़ी तादाद मलेरिया का फैलना, क्या इसकी आगाही नहीं है लोगों को? और फिर इससे मौत के मुंह में चले जाना 20-25 लाख लोगों का हर साल, क्या समझते हैं कि अवेयरनेस की कमी है या फिर लोग इसको नॉर्मल लेते हैं, मलेरिया को समझ ही नहीं पाते हैं और इलाज तक नहीं पहुंचते, डॉक्टर्स तक नहीं पहुंच पाते, इसलिए मर जाते हैं? तो देखिए, मलेरिया का ये है कि पाकिस्तान के अंदर मलेरिया, एक तो 2022 में जो सैलाब आए थे उसकी वजह से हमारे नंबर्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। और क्योंकि पानी का ऑब्वियसली पानी ज़्यादा था और मच्छर ज़्यादा बढ़ रहे थे वहाँ पे। दूसरी चीज़ है कि मलेरिया जो है वो पाकिस्तान के अंदर, पूरे पाकिस्तान में नहीं, मगर कुछ जगहों पे बहुत ज़्यादा मलेरिया पाया जाता है, और ज़्यादा जो काम होता है इसके ऊपर वो उन्हीं इलाकों में होता है जहाँ पे वो ख़ास मच्छर के नेट होते हैं और ख़ास स्प्रे होता है जो जो इस्तेमाल होता है। मगर ठीक है। मलेरिया अच्छा। चूँकि, और पाकिस्तान बड़ा, जी, जी। जी जी। सॉरी, पाकिस्तान बड़ा मुल्क है। ये तो इस पे काबू करना मुश्किल है, और ऑब्वियसली जब तक गंदगी ख़त्म नहीं होता है, पानी जो खड़ा है वो ख़त्म नहीं होता, तो मच्छर तो हमारे आते रहते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, एहतियाती तदाबीर क्या हो सकती हैं कि मच्छर आपको काटे नहीं, और अगर काट लिया कोई, इसकी पहले से आप प्रिकॉशंस ले सकते हैं? क्या प्रिकॉशन हो सकती हैं इसकी, वो उनके ऊपर थोड़ी सी बात अगर आप करें तो वो बताएं इस वक्त हमारे देखने वालों को। बिल्कुल। तो आई थिंक पहली चीज़ तो ये कि मच्छर ने काटा तो फ़ौरन डॉक्टर के पास ना भागें कि आपको मलेरिया, डेंगू हो गया। दूसरी चीज़ ये कि मच्छरों से बचना है आपको, और मच्छरों से बचने के 2-3 तरीके होते हैं। जो लोग शहरों में रहते हैं वो अपने घर के अंदर जो भी खिड़की वगैरह उस पे जाली ज़रूर लगा लें। जो उनके दरवाज़े हैं उन पे देख लें वो दरवाज़े बंद रखें। मच्छर के मैट उस पे हेल्प करते हैं। अगर आप ऐसी जगह पे जहाँ पे आप नहीं ये कर सकते, तो वो जो मच्छर के जो स्प्रे होते हैं, वो लोशन होता है उनसे भागने के लिए, वो इस्तेमाल कर लें। या फिर मच्छरों से जो गंदगी की वजह से पैदा हो जाते हैं, गंदगी को वहाँ से हटा दिया जाए, वहाँ पर स्प्रे करवाए जाएँ, और जो एक सरकारी सतह पर भी स्प्रे किए जाते हैं, क्या समझते हैं उससे मच्छर मर जाते हैं और फिर उनसे बचा जा सकता है? ये प्रिकॉशंस काफ़ी होंगे अगर आप कोई लोशन लगा लेते हैं या अपने इर्द गिर्द स्प्रे करके रखते हैं?
बिल्कुल जी। तो गवर्नमेंट के अलावा जो आप घर पे जो आप चीज़ें कर सकते हैं वो यही है कि आप स्प्रे कर लें, लोशन लगा लें। अगर आप बाहर सो रहे हैं क्योंकि कभी-कभार गर्मी होती है, तो फिर आप एक नेट के नीचे, जाली के नीचे सो लें। गवर्नमेंट के जो काम है उसमें वो एक ख़ास स्प्रे होता है और वो उन जगहों पे करते हैं जहाँ पे मलेरिया के केसेज़ ज़्यादा आ रहे हैं। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, बुखार आपने एक अलामत बताई है कि बुखार हो जाता है अगर कि कोई मलेरिया का मरीज़ है, तो ये बुखार नॉर्मल बुखार की तरह होता है? इसकी कोई इंडिकेशन होगा कि ये बुखार मलेरिया का बुखार है, फ़ौरन से डॉक्टर से रुजू किया जाए? क्योंकि अमूमन हमारे घरों में क्या होता है, अगर बुखार हो गया तो पैनाडोल दे दी जाती है, पैनाडोल सिरप या पैनाडोल की गोली दे दी जाती है ताकि बुखार से रिकवर हो जाए इंसान। पता ही नहीं होता कि वो मलेरिया का मरीज़ है, उसे डॉक्टर के पास ले जाना ज़रूरी है। और जो आपने कोर्स बताया 3 दिन का कोर्स है, क्या एंटीबायोटिक कोई कोर्स है, घर पे भी किया जा सकता है या हर सूरत में डॉक्टर के पास जाना होगा? ये थोड़ा सा क्लियर कर दीजिएगा कि कितने दिन के बाद समझ आएगा कि ये बुखार जो है मलेरिया में तब्दील हो चुका है। तो मलेरिया के बुखार की ख़ास बात ये होती है कि अमूमन ये दिन में 1 दफ़ा आता है, एंड अक्सर सर्दी के साथ आता है मगर हमेशा नहीं। तो वो बुखार जो कि मुस्तकिल पूरे दिन चल रहा है वो यूजुअली मलेरिया का बुखार नहीं होता। और किसी को भी अगर बुखार हो रहा है जो कि 3 से 4 दिन से ज़्यादा हो गया है, तो फिर डेफ़िनिटली उनको डॉक्टर से रुजू करना चाहिए। ये हुँ। ऐसी दवाइयाँ नहीं हैं जो कि आप घर पे खुद ही स्टोर से जाके लेके खरीद के ले लें। मतलब मगर आपने जो सेल्फ बताया कि मेडिकेशन नहीं हो जब सकती। सेल्फ मेडिकेशन करनी भी नहीं चाहिए, ख़ास तौर पे एंटीबायोटिक्स वगैरह की। और दूसरी चीज़ जो आपने बताया कि जब किसी को बुखार, तो वो पैनाडोल या बुखार उतारने वाली दवाई शुरू में ले लेते हैं, वो बिल्कुल ठीक है क्योंकि ज़्यादातर जो बुखार के जो वजूहात होते हैं, वो 2, 3, 4 दिन में ठीक हो जाते हैं और आप घर पे जो है उसका इलाज कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी बताइएगा, जिस तरह से डेंगू के अंदर वाइट सेल्स आपके कम हो जाते हैं जो कि आपको मौत की तरफ धकेल रहे होते हैं तेज़ी के साथ, क्या इसी तरह से मलेरिया के अंदर भी आपके वाइट सेल्स, ब्लड सेल्स कोई कम हो जाते हैं जिसकी वजह से आप मौत के मुंह में जाते हैं, या कोई और वजूहात भी हैं इसके पीछे? तो मलेरिया के अंदर ख़ासतौर पे बच्चों के अंदर इसमें खून की कमी होती है, बिकॉज़ मलेरिया के जो जरासीम होता है वो ये जो खून के सेल होते हैं उस पे हमला करता है। ओके। और चूँकि बच्चों के अंदर ये बहुत ज़्यादा फैल सकता है जल्दी से, तो इस वजह से उनके अंदर खून की कमी होती है। कुछ केसेज़ के अंदर प्लेटलेट जो डेंगू में भी कम होते हैं वो भी कम होते हैं, इस वजह से कभी-कभार कन्फ्यूज़न होती है। अलबत्ता अगर इसका बर वक़्त इलाज ना करें तो इसमें खून की काफ़ी कमी हो सकती है। और किस उम्र के लोग ज़्यादा मुतासर होते हैं मलेरिया के अंदर? हमारे दूसरी बीमारियों की तरह ये वही है जो कि या बहुत छोटे बच्चों के अंदर काफ़ी ये शदीद बीमारी कर सकता है, या ये बूढ़ों लोगों के अंदर। ठीक है, तो इसका क्या अमल दखल इम्यून सिस्टम के साथ है कि जिसका इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है उसके वाइट सेल्स या ब्लड सेल्स के ऊपर इतनी तेज़ी से मलेरिया अटैक नहीं करेगा, जिसके इम्यून सिस्टम बहुत वीक है उसके अंदर बहुत तेज़ी से अटैक करेगा? क्या इसके साथ भी कोई इसका ताल्लुक है? नहीं जी, अमूमन नहीं, क्योंकि जैसे ये मच्छर जो है ये हवा में नहीं हो ये सॉरी ये मच्छर नहीं है, जरासीम जो है ये हवा में नहीं होता, ये मच्छरों से फैलता है। तो ठीक है। अगर उस मच्छर ने आपको काट लिया है तो फिर मलेरिया के चांसेज़ आपके होते हैं। वहीं अगेन सॉरी याद रखें कि एक दफ़ा मच्छर काटता है तो मलेरिया के अलामात पैदा होने में तकरीबन 2 हफ़्ते लगते हैं। ओके। ठीक है, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर फैसल महमूद हमारे साथ मौजूद थे। जिस तरह से बता रहे थे डॉक्टर साहब कि अपने आप को महफूज रखिए क्योंकि मौसम इस वक्त गर्मी का है और इस वक्त मच्छरों की भी भरमार होती है, गंदगी पर ये मलेरिया का मच्छर पैदा होता है और इससे अपने आप को बचाव के तरीक़ाकार डॉक्टर साहब ने बताए हैं जिस तरह से आप इनसे बच सकते हैं। अपने बॉडी पर लोशन लगा लीजिए, जो आपके एक्सपोज पार्ट्स हैं उनके ऊपर आप लोशन का इस्तेमाल कीजिए, अपने इर्द गिर्द स्प्रे करके रखिए, सफाई रखिए ताकि आप मच्छरों से महफूज रह सकें और अपने बच्चों और बुजुर्गों को इससे महफूज रखिए क्योंकि उन पर बहुत जल्दी अटैक होता है और तेज़ी से ब्लड जो है वो आपके ब्लड सेल्स ख़त्म कर देता है, जिससे मौत का शिकार हो जाते हैं बहुत सारे लोग। हम आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं फ्रांसीसी पेस्ट्री बनाने वाले बावर्चियों के बारे में जिन्होंने 400 अंडों और चीनी और क्रीम के एक ट्रक से लैस तकरीबन ये बताया जा रहा है जनाब 121.8 फीट 399 मीटर लंबा स्ट्रॉबेरी केक मुकम्मल किया है, जिसके बारे में उन्होंने दावा किया है कि ये दुनिया का अब तक का सबसे लंबा केक है और इस केक को 1.2 टन का शाहकार कहा जा रहा है और ये 20 बावर्चियों ने मिलकर जनाब बनाया है। इतना बड़ा केक किस तरह से बेक कर लिया गया होगा जिसे मुकम्मल होने में तकरीबन बताया जा रहा है कि 1 हफ्ता लगा है और इसे पेरिस के नवाही कस्बे अर्जेंटेनवल में एक आइस रिंग में मेज़ों पर रखा गया था ताकि रिहायशियों का मुआयना जो है रिहायशी इसका कर सकें और इस कोशिश में 2019 मीटर जो टेबल है वो लगाया गया था जिसके ऊपर स्ट्रॉबेरीज केक को रखा गया है। इस केक में 350 किलोग्राम
स्ट्रॉबेरीज़ का इस्तेमाल हुआ है, 150 किलो चीनी और 415 किलो क्रीम का भी इस्तेमाल हुआ है जनाब। और ये उन्होंने कोशिश और काविश किस लिए की है? सिर्फ और सिर्फ गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर अपना नाम दर्ज करवाने के लिए। और हम लोग हमेशा इस तरह के रिकॉर्ड्स आपके साथ शेयर करते हैं क्योंकि लोग जो है वो अनोखे अनोखे कारनामे सर अंजाम देते हैं ताकि गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर अपना नाम दर्ज करवा सकें। और ये भी शानदार एक कारनामा है क्योंकि इतना बड़ा केक बेक किया जाना इंतहाई मुश्किल काम हो सकता है। और उनका ये दावा भी है कि केक को कम से कम 8 सेंटीमीटर चौड़ा और 8 सेंटीमीटर लंबा होना ज़रूरी है, तभी जो है वो गिनीज बुक रिकॉर्ड में आपका नाम दर्ज किया जाएगा। इन्होंने ये रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। और आप देख रहे हैं कि वैसे तो स्ट्रॉबेरी का मौसम चल रहा है और इस तरह के केक जो आपको आम मार्केट में मिल जाते हैं जो कि 2 पाउंड 3 पाउंड 4 पाउंड तक महदूद होते हैं, लेकिन इसकी लंबाई और इसकी चौड़ाई देखते हुए आप यकीनी तौर पर कह सकते हैं कि इससे बड़ा अब तक स्ट्रॉबेरी केक नहीं बनाया होगा। अच्छा, इसको स्पेशली बेक करने के तरीक़ाकार होते हैं, लेकिन उन्होंने किसे इस स्ट्रॉबेरी केक को बेक किया होगा, यकीनी तौर पर ख़ासा मुश्किल काम रहा होगा। ये आप अपनी टीवी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि स्ट्रॉबेरी केक कहाँ से शुरू हो रहा है और कहाँ पर जाकर जनाब ये ख़त्म हो रहा है। और इसके ऊपर काफ़ी वर्कर्स, काफ़ी जो बावर्ची थे, उन्होंने इसके ऊपर काम किया है। बेकर्स ने मिलकर ये केक बनाया है। बड़ा ही खूबसूरत केक है और यकीनी तौर पर बड़ा यमी भी होगा। फुल ऑफ फ्लेवर ये केक नज़र आ रहा है। तो आप भी इस तरह के केक घर पे बनाइए और इन्जॉय कीजिए। हम यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करते हैं और जब ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे बिगड़ते हुए मौसम की और जो मौसम के तेवर हैं वो क्या रुख इख्तियार करने वाले हैं, कितनी गर्मी होगी, कितनी शदीद इस बार गर्मी होगी, दौरानिया क्या होगा। लेकिन एक ब्रेक के बाद स्टे विद अस। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुश आमदेद कहते हैं और बात कर लेते हैं पंजाब भर में इस वक्त गर्मी की शदीद लहर की, आवाम को जिसने बेहाल कर दिया है, जबकि महकमे मौसमियात ने भी इस सिलसिले में बुरी खबर ही सुनाई है। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर के अंदर बल्कि लाहौर समेत बेशतर शहरों में मौसम खुश्क रहेगा। दर्जा हरारत में बतदरीज इजाफा हो रहा है, जबकि महकमे मौसमियात ने आइंदा दिनों में मज़ीद गर्मी और बारिशें ना होने की पेशगोई की है। जनाब, कितनी गर्मी होने वाली है, गर्मी का दौरानिया कितना रहेगा और इस बार शिद्दत क्या होगी, बारिशें कब तक होने वाली हैं, इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं अंजुम नज़ीर जैगम साहब, डेप्यूटी डायरेक्टर मेट हैं। वेलकम टू शो कहेंगे आपको अंजुम नज़ीर साहब। आपको अंजुम साहब, इस हवाले से अगर हम बात कर लें, क्योंकि गर्मी की शिद्दत बढ़ रही है, तो दौरानिया इस बार क्या लंबा चलने वाला है? सर्दियों की भी शिद्दत उतनी नहीं रह गई है, तो क्या दौरानिया रहेगा इस बार? कितने महीनों की गर्मी पड़ेगी? जी बहुत शुक्रिया। गर्मी का मौसम है और गर्मी अब बढ़ेगी आगे आहिस्ता। इस बात की तवक्को है कि 1 मई से एक बारिश बरसाने वाला सिलसिला मुल्क के बलाई और अक्सर इलाकों को मुतासर करेगा। तो ये बात तो जहन में रखें कि 30 तारीख तक तो गर्मी इसी तरह रहेगी, बल्कि टेम्परेचर जो है वो 45 तक भी जा सकता है पंजाब के बेशतर इलाकों में। ताहम 1 मई से एक बारिश बरसाने वाला मगरबी हवाओं का सिलसिला मुल्क को मुतासर कर सकता है। पंजाब और जब ये सिलसिला चला जाएगा उसके बाद फिर एक मरतबा गर्मी होगी। और ये पहले ही बता दिया था कि अप्रैल, मई और जून के वो पाकिस्तान भर के जो दर्जे हरारत हैं वो मामूल से ज़्यादा के डाटा के मुताबिक ये अप्रैल भी एक गर्म तरीन अप्रैल होने वाला है। अच्छा अनुम साहब, क्योंकि आप बता रहे हैं कि 1 मई से बारिशों का एक सिलसिला पाकिस्तान के अंदर दाखिल होगा, वो सिर्फ पंजाब के ऊपर असरअंदाज होगा या पंजाब के अलावा दीगर सूबों में भी बारिशें बरसेंगी, ये बारिश बरसाने वाला सिस्टम दाखिल होगा? ये इस हवाले से भी थोड़ा बताइएगा। देखें जी, अब तक के डाटा के मुताबिक जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन है, तो इस बात के इम्कानात मौजूद हैं कि ये सिलसिला तकरीबन पाकिस्तान के तमाम सूबों में ही असरअंदाज होगा, बशमूल सिंध के भी शुमाली इलाकों में, मगरबी इलाकों में बारिश हो सकती है। इसी तरह बलूचिस्तान के जो शुमाली इलाके हैं या नॉर्थ ईस्ट बलूचिस्तान है, वहाँ पर भी बारिश हो सकती है। जनूबी पंजाब और पंजाब के बालाई इलाकों, वस्ती इलाकों, KPK, कश्मीर और GB में भी बारिश के इम्कानात मौजूद होंगे। ठीक है, उसके बाद आप कह रहे हैं कि एक दफ़ा फिर से शदीद गर्मी की लहर होगी और इस बार पहले से ज़्यादा गर्मी की शिद्दत रहेगी। मॉनसून का सिलसिला कब से शुरू हो जाएगा? प्री मॉनसून और मॉनसून का सिलसिला जो है वो बारिशें कब तक मुतवक्के हैं और वो कितना मौसम में पॉजिटिव चेंज ला सकती हैं? देखिए जी, मॉनसून पाकिस्तान में जुलाई से जी
जून के वस्त के बाद जो है वो प्री मानसून के इम्कानात बन जाते हैं। जिस तरह की हीटिंग हो रही है तो अभी तो कहना कबल वक्त है कि मानसून पाकिस्तान में कैसा जाएगा। ताहम अप्रैल और मई के डाटा की बेस पर मई के आखिरी या जून के आगाज में बता दिया जाएगा कि इस मरतबा मानसून की बिहेवियर कैसा रहेगा पाकिस्तान में। अच्छा, क्योंकि गर्मी की शिद्दत जो है वो कहा जा रहा है कि इस बार काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाली है। अगर हम सिर्फ बात कर लें दर्जा हरारत जो लाहौर के अंदर रहने वाला है तो बताया जा रहा है कि 22 से 23 डिग्री रहने का इम्कान है। पिछले साल की अगर हम बात करें और कंपैरिजन करें इस साल के मौसम के साथ और गर्मी की शिद्दत के साथ, तो क्या आप समझते हैं कितना फ़र्क आया है? और ये सारा क्या इन्वायरमेंटल चेंज की वजह से है, जो बिहेवियर इस वक्त मौसम का चल रहा ओवरऑल उसकी वजह से है, या फिर इस साल वैसे ही गर्मी की शिद्दत ज़्यादा है? जी देखें, अगर आप क्लाइमेट चेंज की बात कर रहे हैं तो दुनिया भर के साथ साथ पाकिस्तान का भी जो दर्जा हरारत है वो मामूल से ज़्यादा होता जा रहा है। लास्ट ईयर भी पाकिस्तान का एवरेज टेम्परेचर जो है वो 1.55 डिग्री जो है नॉर्मल से या औसत से ज़्यादा था। तो इस साल तो मज़ीद गर्मी है और आप कह सकते हैं कि ये क्लाइमेट चेंज की वजह से ही है। ठीक है। अच्छा, नमी के तनासुब का भी कहा जा रहा है कि कम होकर आहिस्ता आहिस्ता कम होकर ये 20% रह गया है, जो कि एक इंसानी बॉडी के लिए ठीक नहीं है। तो क्या समझते हैं कि इससे इसकी वजूहात भी इसी के साथ जुड़ी हुई है कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इस वजह से जो फ़िज़ा के अंदर नमी का तनासुब है वो भी कम होता जा रहा है उसकी वजह से, क्योंकि इंसानी तकालीफ, पानी की कमी का मिसाइल जो इंसानी जिस्म है उसके अंदर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं ये मिसाइल। अंजुम साहब, आप हमें सुन पा रहे हैं? जी जी, आपकी आवाज़ आ रही है लेकिन कट कट कर। जी अंजुम साहब, मैं ये जानना चाह रही थी क्योंकि कहा जा रहा है कि 20% जो नमी है उसका तनासुब भी कम हो गया है। फ़िज़ा के अंदर जो नमी का तनासुब था 20% कमी हुई है उसके अंदर, और वो इंसानी बॉडी के लिए कहते हैं कि काफ़ी तकलीफ दे मरहला होता है। पानी की कमी के मसाइल हो जाते हैं इंसानी बॉडी को। समझते हैं कि क्लाइमेट चेंज ही एक वजह है इसकी, या फिर और भी कोई वजूहात हैं जो इसके अंदर ऊपर असरअंदाज हो रहे हैं मौसम के ऊपर? जी देखें, जिस तरह हमारे वेदर पैटर्न्स चेंज होते जा रहे हैं, ड्राई सीजन्स प्रोलॉन्ग होते जा रहे हैं, वेट सीजन का जो दौरानिया है वो कम हो जाता है लेकिन वो भी विगरस हो जाता है। तो ऑफ कोर्स सी बात है कि जब आपका एटमॉस्फेयर में जो सिचुएशंस हैं वो चेंज हो रही हैं, आपकी ह्यूमिडिटी कम हो रही है या टेम्परेचर राइज हो रहे हैं, तो ऑफ कोर्स सी बात है कि उसका इम्पैक्ट इंसानी जिस्म के ऊपर भी आता है। एक नॉर्मल पैटर्न्स पे जिस पे आपका जिस्म सेट होता है, जब वो चेंज होते हैं, फॉर एग्जांपल जब आप एक गर्म इलाके से ठंडे इलाके में जाते हैं तो आपको आपकी बॉडी में काफ़ी चेंजिंग नज़र आती हैं, तो आप उस हिसाब से अपनी बॉडी को एडजस्ट करते हैं गर्म कपड़े पहनकर। लाइकवाइज जहाँ पर रह रहे हैं और वहाँ के जब वेदर पैटर्न्स चेंज होते हैं या एटमॉस्फेयर में जो एलिमेंट्स हैं उनमें चेंजिंग आना शुरू होती है, तो ऑफ कोर्स सी बात है कि उसका इम्पैक्ट इंसानी बॉडी के ऊपर भी पड़ता है। बिल्कुल सही। अच्छा अंजुम नज़ीर साहब, क्योंकि बताया जा रहा है जनूबी इस्लाम में गर्द आलूद हवाएं भी चलने के इम्कानात हैं जो कि आइंदा 24 घंटों के दौरान पंजाब में और दीगर जगहों पर बारिशों का सिलसिला लेकर आएंगे। क्या आप समझते हैं कि जो शादी करने वाले लोग हैं, जिनकी शादियों के दिन जो अपने बच्चों के रखने वाले हैं, वो क्या किस तरह की एहतियाती तदाबीर अपनाएं और उनके लिए फोरकास्ट क्या है? क्योंकि जो ओपन एयर फंक्शंस कर रहे होते हैं उनके लिए काफ़ी मसाइल जो है वो दरपेश होते हैं उनको। अगर हवाएँ आंधी चल रही है या बारिश अचानक से शुरू हो जाती है तो उनके लिए क्या फोरकास्ट करेंगे आप? लेकिन जी अभी तक के डाटा के मुताबिक 30 अप्रैल तक तो पाकिस्तान में कोई बारिश का सिस्टम नहीं है। सिर्फ बालाई जो हमारे इंतहाई बालाई इलाके हैं जीबी और उससे मुल्हिका, वहाँ पर कुछ मुकामात पर थोड़ी बहुत बारिश हो रही है, 1 मिलीमीटर 2 मिलीमीटर, कोई इससे ज़्यादा नहीं है। ताहम पाकिस्तान के 80% इलाके जो हैं वो क्लियर हैं, उनमें स्काइज क्लियर हैं, थोड़ी बहुत हवाएं चल सकती हैं लेकिन कोई एग्जैक्ट खास आंधी का इम्कान नहीं है, क्योंकि आंधी भी मोस्टली एसोसिएट होती है जब आपके पास वेदर पैटर्न्स में कुछ चेंज आ रहा हो। तो फिल वक्त तो जो है ये गर्मी का मौसम ही रहेगा और गर्मी की वजह से जो आंधी आ जाती है वो रूल आउट आप नहीं कर सकते हैं। ताहम 30 तारीख तक अभी पाकिस्तान में बारिश बरसाने वाला कोई सिस्टम नहीं है।
और अगर जब बारिशें शुरू होंगी अंजुम साहब, जब बारिशों का मानसून का सिलसिला शुरू होता है तो इस हवाले से फोरकास्ट है कि बारिशों का दौरानिया लंबा चलेगा, पहले से ज़्यादा बारिशें होंगी, क्योंकि हर साल हम ये सुनते हैं जब बारिशें मानसून का सिलसिला शुरू होता है, बारिशें होती हैं तो कहा जाता है कि गैर मुतवक्के गैर एलानिया बारिशें थी और बारिशें जो है वो पिछले साल से ज़्यादा बारिश जो है वो हुई है। इस बार क्या फोरकास्ट की जा सकती है, कितना टाइम पहले फोरकास्ट की जा सकती है कि बारिशें मानसून की किस हद तक होंगी, कितना दौरानिया रहेगा मानसून का, और क्या पिछले सालों से इस बार रिकॉर्ड टूटेगा बारिश का? बारिशें क्या कहती हैं, क्या इस वक्त फोरकास्ट मुमकिन है? देखिए जी, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि लॉन्ग टर्म फोरकास्ट तो अवेलेबल होती है, लेकिन वो टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है। और हमारे खित्ते के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट अप्रैल और मई का डाटा होता है, जिसकी बेस पर हम मॉनसून की पाकिस्तान के लिए फोरकास्ट करते हैं। जैसे हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया ने ऑलरेडी जो उनके पास मॉनसून पहले आ जाता है, उनके मुताबिक इंडिया में इस साल मॉनसून मामूल से ज़्यादा होगा। ताहम हमारे पास जो मॉनसून है और उनका जो मॉनसून है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है कि हमारे पास मगरबी हवाओं के सिलसिले की पेनिट्रेशन की वजह से हमारे यहाँ बारिशें ज़्यादा अच्छी होती हैं ड्यूरिंग मॉनसून पीरियड विद मॉनसून करंट्स। तो अभी ये कहना कबल अज वक्त होगा पाकिस्तान के लिए कि मॉनसून का बिहेवियर क्या रहेगा। जैसे मैंने आपको बताया कि इसके लिए अप्रैल और मई का डाटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मई के आखिर में या जून के आगाज़ में हम इस बताने की ऑथेंटिक पोजीशन में होंगे कि इस साल मॉनसून का बिहेवियर क्या होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अंजुम नज़ीर जैगम साहब हमारे साथ मौजूद थे, डेप्यूटी महकमे मौसमियात। और फोरकास्ट यही है कि अभी 30 तक तो कोई बारिशें मुतवक्के नहीं है, मौसम ऐसे ही गर्म और मरतूब रहेगा, लेकिन जैसे ही 1 मई का आगाज़ होगा तो उसके साथ ही बारिशों का एक नया सिस्टम पाकिस्तान के अंदर दाखिल होगा, जो कि पाकिस्तान पूरे को ही अपनी लपेट में लेगा और मुख्तलिफ़ इलाकों में बारिशें मुतवक्के हैं। अपना जो आपने इस हवाले से फोरकास्ट है वो आपके सामने है। अब जो आपने अपने इवेंट्स प्लान करने हैं आप इसके हिसाब से प्लान कर सकते हैं। हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं खानपुर के पेड़ों की। जनाब, पाकिस्तान के शहरों की सौगातों में से एक सौगात ये भी है और लोग कई दहाइयों से काफ़ी शौक से इसे खाते हैं और दूसरों से मंगवाए जाते हैं। स्पेशली ये कहा जाता है कि जब आप खानपुर से आएँ तो हमारे लिए खानपुर के पेड़े लेते आइएगा, क्योंकि ये मुनफरिद जायके और लज्जत की वजह से पूरे पाकिस्तान में काफ़ी शोहरत रखते हैं। जिसने एक बार इनको खाया हो वो दोबारा खाने की ख्वाहिश ज़रूर रखता है। और मैंने तो भी एक बार भी नहीं खाए, तो अगर कोई खानपुर से आ रहा हो तो मैं उससे ज़रूर मंगवाऊंगी। आप भी अपने रिश्तेदारों से खानपुर से ये पेड़े मंगवाइए, क्योंकि खानपुर के पेड़ों की कहा जाता है कि ख़ास बात है, उनके अंदर उनकी लज़्ज़त और जायका और खुशबू सबसे मुनफरिद है। तो आप भी इंजॉय कीजिए, मैं भी ज़रूर मंगवाऊंगी और इंजॉय करूँगी। मज़ीद जो है यहाँ पर इसके ऊपर एक पैकेज भी तैयार किया गया कि खानपुर के पेड़े होते कैसे हैं, तो पहले आप वो देख लीजिए। खानपुर के पेड़े अपने मुनफरिद जायके और लज्जत की वजह से पूरे पाकिस्तान में काफी मशहूर हैं। लोग इन पेड़ों को बहुत शौक से खाते और दोस्तों के लिए ले जाते हैं। दूध और खोए से तैयार ये पेड़े पाकिस्तान भर में खानपुर की सौगात के तौर पर पहचाने जाते हैं। कोई भी तकरीब इन पेड़ों के बगैर नामुकम्मल समझी जाती है। लोग बतौर सौगात इसे खरीद कर ले जाते हैं, जबकि खानपुर में रहने वाले दूसरे शहरों में मुकीम अपने अजीजों को ये तोहफे की सूरत में भी भेजते हैं। आप भी खानपुर के पेड़े मंगवाइए और उनसे लुत्फानंदोज़ होइए। हम यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करते हैं, दीगर इशूज़ अभी भी बाकी हैं। स्टे विद अस। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। और जनाब, पीपल्स पार्टी की एक बड़ी जीत हुई है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास बुलाने पर वज़ीर-ए-आज़म का शुक्रिया अदा किया है और कहा है कि CCI में नहरों से मुतालिक फैसला होगा। कालाबाग डैम मनसूबे पर 3 सूबों को एतराज़ था। भारत की जानिब से सिंतास मुआहदे की मुअत्तली समेत दीगर इक़दामात पर हुकूमत के शाना बशाना खड़े हैं, उन्होंने ये कहा। और उसके बाद फिर हम देख रहे हैं कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात भी हुई है बिलावल भुट्टो ज़रदारी के साथ। और जब मुलाकात हुई तो मुलाकात के अंदर बड़े एहसन तरीके से इन मामलात को हल किया गया है। क्या गुफ्तगू रही दोनों की? पहले हम शहबाज शरीफ साहब की गुफ्तगू सुनेंगे, उसके बाद बिलावल भुट्टो साहब की गुफ्तगू सुनेंगे और उसके बाद हम इसके ऊपर बात करेंगे। ये बात मैंने चेयरमैन साहब को गुजारिश की कि मेरी ये आज की नहीं, ये दिहाइयों से मैंने ये कह रखा है कि गो के कालाबाग डैम माशी तौर पर पाकिस्तान के बेहतरीन मफाद में है, लेकिन वफाक के ऊपर कोई चीज़ उससे ज़्यादा अहम नहीं है। नहरों के मामले में हमें बामी रजामंदी से, बामी बातचीत से
हमें इस मसले को हल करना चाहिए। और आज हमने जो तय किया है आज की इस मीटिंग में, जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दरमियान आज हुई, आज इस बात का हमने बाहमी रजामंदी से फैसला किया है। कालाबाग डैम का जिक्र किया, जहां 3 सूबे ने अपनी असम्बलियों से एतराज़ात उठाए और वहाँ भी कंसेंसस के मुताबिक फ़ैसला लिया गया। और हमारा इत्तेहाद था उस वक्त भी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज़ का हुकूमत था, जब इस पॉलिसी के बारे में फ़ैसला लिया गया। और आज हम मिल के कोई फ़ैसला इस तरीके से नहीं ले रहे हैं, सिर्फ इतना तय कर रहे हैं कि कंसेंसस के बग़ैर पानी के मामले पे नया नहरें नहीं बन रहे हैं। मैं आपके शुक्रगुज़ार हूँ। कालाबाग डैम का जिक्र, ये आपने गुफ्तगू सुनी है और पीपल्स पार्टी का एहतजाज भी रंग ले आया है। वफाकी हुकूमत ने अब केनाल्स मंसूबा रोकने का ऐलान कर दिया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की जब वज़ीर-ए-आज़म हाउस में मुलाकात हुई तो मुश्तरका मुलाकात मफादात कौंसिल में इत्तफ़ाक़ राय होने तक कोई नई नहर या मनसूबा नया जो है वो सामने नहीं लाया जाएगा, इस बात का फैसला किया गया है। गो कि बहुत अच्छा फैसला है और इसी तरह से मुल्की मफादात या तमाम सूबों के मफादात को मद्देनज़र रखते हुए फैसले किए जाने चाहिए। हमारे साथ अली राशिद साहब मौजूद हैं, तर्जुमान सिंध हुकूमत। वेलकम टू शो कहेंगे अली राशिद साहब आपको। अली राशिद साहब, वैसे तो आप बहुत मुतहरक रहे हैं और हम भी आपसे इस हवाले से अपडेट्स लेते रहे हैं हमेशा से, क्योंकि आपने जो हमें अब तक बताया और जिस तरह से हम देख रहे थे कि आपने कहा कि सिंध को पहले ही उसकी ज़रूरत का पानी नहीं मिल रहा है। पाकिस्तान के अंदर जो जिस तरह से जो एक निज़ाम चल रहा है जो कि पानी का इरसा का निज़ाम है, उसके मुताबिक भी पाकिस्तान के अंदर जो तनसीब है पाकिस्तान के अंदर पानी की, वो सही तरीके से नहीं हो रही है। सिंध पानी अपना मुकम्मल तौर पर पहले ही इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है। अब आप इस फैसले से खुश हैं, क्योंकि एहतजाज भी किया जा रहा था पीपल्स पार्टी की जानिब से इन नहरों को निकालने के लिए, रोकने के लिए, तो क्या आप समझते हैं कि आप कामयाब हो गए और यही मुल्की मफाद के लिए फ़ैसला होना सही था? मैं यहाँ सिंध की आवाम, पूरे पाकिस्तान की आवाम को मुबारकबाद देना चाहूँगा इसलिए कि ये ग्रेटर गुड ऑफ पाकिस्तान ये फ़ैसला हुआ। और आपने जैसे देखा होगा कि एहतजाज सिर्फ सिंध गवर्नमेंट या पीपल्स पार्टी नहीं कर रही थी, इंटरनेशनल NGOs ने भी कह दिया था कि ये पाकिस्तान के मफाद में नहीं है। लॉयर्स एसोसिएशन, दीगर और पॉलिटिकल पार्टीज़, एक भी कोई स्टेक होल्डर आपको नहीं मिलेगा जिसने कहा हो कि ये जो है पाकिस्तान के मफाद में या इससे फ़ायदा होगा, इससे नुकसान नहीं होगा। और देखें, नुकसान फ़ायदा उसकी फीजिबिलिटी एक अलग चीज़ थी, हमने उस पर तो आवाज़ उठाई, बट तरीक़ेकार की भी बात की। जैसे हमने जब मीटिंग हमारी प्राइम मिनिस्टर साहब से हुई, बिलावल साहब की, तो ये चीज़ तय हुई कि CCI में जब तक कोई चीज़ डिस्कस नहीं होगी, इसलिए कि ये कॉन्स्टिट्यूशनली आइनी तकाजा है कि बगैर उसके, बगैर कंसेंसस के, बगैर डिस्कस किए ऐसा कोई प्रोजेक्ट आ नहीं सकता। तो वो उन्होंने भी कहा बिल्कुल तो अली राशिद साहब, ये सिंतास मुआहिदा मौखर होने के फ़ौरन बाद क्या ख्याल आया वफाक को और पीपल्स पार्टी को कि इसके ऊपर मिल बैठ कर फैसला करना होगा, ताकि एक जुट होकर एक पेज पर होकर ही आप हमसाए मुल्क के साथ इस बात की जंग लड़ सकते हैं ना, अपने मफादात के लिए अपने मौक़िफ़ के ऊपर लड़ सकते हैं। तो क्या उसके बाद ये फ़ैसला करने की ठानी गई, सोचा गया? नहीं, देखिए ये बहुत अच्छा सवाल है आपका और एक जनरल तासुर ऐसा जाता है, इसलिए टाइमिंग ऐसी है। मगर ये आपको पता है कि ये इसके हवाले से हमारे जो इतने अरसे से चल रहे थे, इसहाक डार साहब का भी एक बयान आया था, फिर प्राइम मिनिस्टर साहब का भी बयान आया था कि इस पर हम मुलाकात करके इसको डिस्कस करेंगे। तो ये मीटिंग जो है प्राइम मिनिस्टर की और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की पहले से ही स्केड्यूल थी। फिर ये इत्तेफाक की बात है कि ये इंडियन ये चीज़ हो गई, बट ये वैसी ही मीटिंग होनी थी और ये वैसे ही फ़ैसला हो जाना था। मगर खुशाइन बात है कि ऐसे वक्त में हुआ है कि मज़ीद हम तसादुम या सबको एक पेज पे होना चाहिए ऐसे वक्त में, तो ये अच्छी चीज़ है कि खुशाइन बात है कि ये होगी।
ठीक है, यकीनी तौर पर बड़ी खुशाइंद बात है कि ये मामला खुश उसलूबी से निमट चुका है और हम भी बार बार यही बात कर रहे थे कि मिल बैठकर इस फैसले को इस मामले को किसी नतीजे तक पहुंचाया जाना चाहिए, बजाय इसके कि अदालतों में घसीटा जाए इस मामले को। जब ज़ाती मफादात के लिए तमाम जमातें जो हैं वो एक जान हो सकती हैं, तो फिर मुल्की मफादात के लिए क्यों नहीं? तो क्या आप समझते हैं कि मुस्तकिल करीब में नहरों के ऊपर कोई फैसला होता हुआ दिखाई दे रहा है, नहरें निकाली जा सकती हैं? ये जो अभी कौन सी नहर है? यही जो अभी नहरों का मामला कुछ अरसे के लिए मौखर कर दिया गया है या रोक दिया गया है कुछ बुनियादों की वजह से, लेकिन क्या आप समझते हैं कि अब मुस्तकिल करीब में कभी ऐसा फैसला दोबारा हो सकता है कि दोनों जमातें मिल बैठ के तमाम सूबों के मफादात पर सोचें? देखिए, बात यह है कि हमने भी पहले ये कहा था कि जो भी चीज़ है CCI होती है, कॉन्स्टिट्यूशनली एक पार्लियामेंट ने एक फोरम बनाया हुआ है जहाँ ये सब चीज़ें डिस्कस होती हैं। हमने कहा पहले भी कि ये चीज़ हमारे पास CCI में तो आई नहीं कि हम आपसे डिस्कस कर सकें, तो इसको हम मंजूर या गैर मंजूर या अच्छा है बुरा कैसे कह सकते? हाँ, तो ये इंशाल्लाह अगर ऐसी कोई चीज़ तो पीपल्स पार्टी तब भी वफाक के साथ मिल बैठकर इस फैसले तक पहुंचेगी। बहुत शुक्रिया, अली राशिद साहब हमारे साथ मौजूद थे, तर्जुमान सिंध हुकूमत। प्रोग्राम का वक्त भी ख़त्म हो चुका है, हमें दीजिए इजाज़त, मंडे को फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।